हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के लघु उत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज के देख रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लघु उत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज के और अंग्रेजी के पवन सीरीज के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के टोटल 17 पार्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और साथ ही चैनल पर प्लेलिस्ट सभी की आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपका ये है पार्ट नंबर 2। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके 10 क्वेश्चन तक पार्ट नंबर 1 में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा आशय, यहाँ पे गांधी जी के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा आशय बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना है। तो दोस्तों, गांधी जी के अनुसार अगर हम शिक्षा का अर्थ देखें तो उनका कहना था कि पुस्तकीय ज्ञान अथवा साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित देखना चाहते थे, किंतु उनके विचार में पुस्तकीय ज्ञान तो केवल एक साधन मात्र है। इसी प्रकार साक्षरता ना तो शिक्षा का आरंभ है और ना अंत है। गांधी जी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किंतु अनैतिक व्यक्ति से अच्छा व पढ़े लिखे उस मजदूर और किसान को समझते थे जो नैतिक और चरित्रवान हो। तो दोस्तों, इसके पहले भी हमने इस विषय में बात की थी कि गांधी जी का मत था कि ऐसा डिग्री धारक, ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो चरित्रवान और नैतिक ना हो, उस व्यक्ति जो कि एक मजदूर है उससे कहीं ज़्यादा निकृष्ट है, जिसका चरित्र अच्छा है और जिसका नैतिकवान है, जो नैतिक और चरित्रवान है। तो ऐसे मजदूर से तुलना की जो नैतिक और चरित्रवान है, और जो पढ़ा लिखा, और दूसरी तरफ अगर देखें तो पढ़ा लिखा और डिग्री धारक अगर वो अनैतिक और चरित्रवान नहीं है। क्लियर? इससे यह स्पष्ट होता है कि गांधी जी ने जीवन के चरित्र और नैतिकता पर अधिक बल दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गांधी जी के शिक्षा से संबंधित अगर विचार देखें तो वो चरित्र और नैतिकता को अधिक बल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जब एक व्यक्ति जो कि डिग्री धारक था लेकिन वो चरित्रवान अगर नैतिक नहीं है तो उस मजदूर से भी कहीं ना कहीं, उस मजदूर से भी निकृष्ट है जो कहीं ना कहीं नैतिक और चरित्रवान है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, उनका कहना था कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का नैतिक विकास होना चाहिए। उन्होंने लिखा भी है कि साक्षरता ना तो शिक्षा का आरंभ है और ना अंत है। यह विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। क्लियर? अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं बताइए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहला, व्यावसायिक शिक्षा आत्मनिर्भरता शिक्षा का मुख्य परिणाम हो। इसे दृष्टिगत रखकर ही गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया। उनका कहना था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, गांधी जी शिक्षा के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से जहाँ पर लोग अपने स्किल को डेवलप करके, जहाँ पे जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पे वो अपने स्किल को डेवलप करके आत्मनिर्भर बने, तो वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा को ये महत्व देते थे। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पॉइंट पर, सामाजिक उद्देश्य, प्रत्येक भारतीय के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने वाली कड़ी मानते थे। उनका मत था कि मैं साक्षरता की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृति न्यू है, प्राथमिक वस्तुएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिक्षा के माध्यम से गांधी जी संस्कृति को जोड़ना चाहते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं वहाँ पर लोग अपनी संस्कृति को ना भूलें, लोग अपने सभ्यता को ना भूलें, लोग अपने देश के कल्चर, रीति रिवाज को ना भूलें। तो इसलिए शिक्षा के माध्यम से वो लोगों को संस्कृति से जोड़ना चाहते थे और अपने देश में शिक्षा के माध्यम से ही लोगों में नैतिकता और चारित्रिक गुणों का विकास करना चाहते थे। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे आपका नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे
चारित्रिक विकास। गांधी जी का मानना था कि समस्त ज्ञान का परिणाम चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा में उन समस्त बातों को शामिल किया जाना चाहिए जो व्यक्ति को सदाचारी बनाए। उन्होंने कहा यदि हम में से कोई पूछे कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा तो आपका शिक्षा के संबंध में क्या उद्देश्य है, तो मेरा उत्तर होगा चरित्र निर्माण। तो दोस्तों गांधी जी का ये भी कहना था कि अगर हमसे ये कोई पूछे भारत की स्वतंत्रता के बाद कि शिक्षा के संबंध में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, चरित्र निर्माण। क्योंकि दोस्तों एक चरित्रवान व्यक्ति के अंदर वो सारे गुण होते हैं, वो सारी क्षमता होती है कि वो अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को उन्नति की तरफ ले जाए। और साथ ही यहाँ पर हम बात करें देश की प्रतिष्ठा, देश की सब कुछ वो आगे लेकर जाएगा, देश की प्रतिष्ठा में वो 4 चांद लगाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं चारित्रिक विकास पर गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। और दोस्तों अगर हम बात करें, गांधी जी चरित्र बल के महत्व को जानते थे, ये शिक्षा द्वारा उनके विचार पर बल देते थे। एक उत्तम चरित्र में गांधी जी सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह और निर्भय इन गुणों का होना आवश्यक समझते थे। विद्यालयों को वे चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला कहा करते थे। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सटीक बात है कि जो हमारा विद्यालय होता है उसमें हमें चरित्र के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है, समझाया जाता है, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम उस चीज़ को महसूस भी करते हैं। क्योंकि दोस्तों आज अगर हम बात करें, यहाँ पे हम किसी भी संस्था के बारे में नहीं बात करके हम ये कहें कि जो हमारे सांस्कृतिक धरोहरें रही हैं या जो हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज रहे हैं, अगर हम कहीं से सीखते हैं तो वो हमें विद्यालय ही सिखाता है। हमारे किसी भी रीति रिवाज संस्कृति से हमें हमारा विद्यालय जोड़ता है। तो उनके अनुसार समस्त ज्ञान का केंद्र चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। क्लियर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी ने कौन सा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया था, स्पष्ट करें। तो दोस्तों गांधी जी के पाठ्यक्रम के विषय में कि गांधी जी ने जो भी शिक्षा के विषय में जो भी पाठ्यक्रम बताया था उसके विषय में हमें देखना है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं गांधी जी के प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को चर्म कार्य, गृह विज्ञान और संगीत, गणित, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, खेलकूद का ज्ञान आवश्यक कराया जाए। अतः पाठ्यक्रम में इन विषयों को स्थान देना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें गांधी जी के पाठ्यक्रम के विषय में, तो हस्तशिल्प में जो भी हस्तशिल्प के अंतर्गत आएंगे, अगर आप थोड़ा और डिटेल से जानना चाहें तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी के जो पाठ्यक्रम थे उसमें हस्तशिल्प और इसके अंतर्गत कढ़ाई बुनाई, बागवानी, मिट्टी, कागज तथा लकड़ी का काम, चमड़े का काम और कृषि ये हस्तशिल्प के अंतर्गत आता था। और भाषा में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, और गणित में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, और समाज विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज का अध्ययन। और यहाँ पर हम देखें विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गृह विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान। और कला, सांस्कृतिक आचरण, शरीर में हम देखें तो यानी कि कला और संस्कृति में देखें तो संगीत, चित्रण, व्यायाम, खेलकूद, प्रार्थना, समाज सेवा। तो ये सारे उनके बताए हुए पाठ्यक्रम थे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों यहाँ पर इसके पहले भी हमने बताया कि आपके राजन सीरीज के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्न, और साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें अंग्रेजी के पॉन्स सीरीज के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, और इसके अलावा सामाजिक अध्ययन यानी कि जो आपका 5th पेपर है सामाजिक अध्ययन, इसके भी लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। मेरी यही कोशिश है दोस्तों कि आपको जो भी टॉपिक है वो समझ में आए, किसी भी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें जो उस समय के अकॉर्डिंग थी, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की देश में उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था कि किस तरह से पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जाए जिससे कि लोग आत्मनिर्भर बने। क्लियर। इसीलिए इस तरह की शिक्षा को अपनाया गया था जहाँ पर कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, खेलकूद, तो ये सब देखिए कहीं ना कहीं
करके सीखने पर ही बल दे रहे थे, जहां पर हम अपने अभ्यास के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से सीख रहे थे। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट करें। गांधी जी तत्कालीन प्रचलित शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें बालक सक्रिय हो, निरीक्षण करें, प्रयोग करें, अनुसंधान स्वाध्याय करें और अंत में उसे व्यवहार आचरण में आत्मसात कर लें। तो शिक्षक को बच्चों पर पुस्तकीय बोझ लादना नहीं चाहिए। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भाषण, भ्रमण, स्थानीय उद्योग के माध्यम से पढ़ाना सर्वोत्तम है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उनका मानना था कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो कितने अच्छे ढंग से आपको बताया गया कि जहाँ पर बालक को किसी भी तरह से प्रेशर में रख करके नहीं शिक्षा देना, जहाँ पर उनका विचार था कि बालक वहाँ पे करके सीखे, ना कि वहाँ पर हम ऐसे शिक्षण विधि का प्रयोग करें जहाँ पर बालक कहीं ना कहीं बोझिल महसूस करे। तो यहाँ पर बालक को निरीक्षण के माध्यम से, प्रयोग करके, अनुसंधान यानी कि खोज, तर्क और स्वाध्याय के माध्यम से अब अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उन सारी चीज़ों को आत्मसात करें, उन सारी चीज़ों को वो ग्रहण करें। तो इस तरह से, और साथ ही बच्चों को पुस्तकीय बोझ लादना नहीं चाहिए। और साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो छात्रों को प्रश्नोत्तर, तर्क के माध्यम से, और यहाँ पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्कशन के माध्यम से छात्र चीज़ों के बारे में जाने, सुने, समझे, और वाद विवाद, भाषण, भ्रमण और स्थानीय जो उद्योग हैं उनके माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से उन सब चीज़ों के बारे में जाने। तो इस तरह से जो छात्र सीखेंगे वो सर्वोत्तम होगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनके मातृभाषा में होनी चाहिए जिससे कि वो सारी चीज़ों को और अच्छे ढंग से आत्मसात कर पाएँ। तो एक तरह से जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध आवश्यक होता है, उसी तरह से बालक के शैक्षिक विकास के लिए मातृभाषा भी जरूरी है। उसी तरह से मातृभाषा में शिक्षा दे करके ही बालक अपने सारे शैक्षिक गुणों का विकास कर सकता है। एक तरह से कह सकते हैं सर्वांगीण विकास करता है। यहाँ पे दोस्तों गांधी जी ने सर्वांगीण विकास में, जिसमें चारित्रिक गुणों के विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। गांधी जी प्रयोगवादी विद्वान थे। उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी नए तालीम शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया था। उनका विचार था कि वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्ण बहिष्कृत कर दिया है, अतः मन तथा हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें हाथ के कार्य का भी कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं वहाँ इनकी इस शिक्षा को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा 1937 में जो हुआ था, नए तालीम शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया था। इन्होंने ये भी कहा कि जो वर्तमान शिक्षा थी, चूँकि दोस्तों इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो उसमें हमने देखा था कि जो शिक्षा थी उसमें शिक्षा का अभी सारा श्रेय, एक तरह से शिक्षा का भी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। किस तरह से भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, किस तरह से भारत में शिक्षा लोगों को दी जाए। तो कहीं ना कहीं जब हमने देखा था कि मैकाले के विवरण प्रस्तुत करने के बाद से शिक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी हो गया था, तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा में विदेशी तालीम और साथ ही विदेशी भाषा का प्रयोग होने लगा था। तो ये सारी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ रही थी। तो इस वजह से भी गांधी जी ने ऐसी शिक्षा का बहिष्कार किया और उन्होंने कहा कि इस शिक्षा के माध्यम से मन तथा हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें हाथ के कार्य का भी कोई स्थान नहीं है, जहाँ पर बालक कुछ भी कर के नहीं सीखते हैं और ना कि स्किल डेवलप हो रही है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत कही थी। गांधी जी ने तालीम शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर कहा कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जो हमारी बुनियादी शिक्षा उनका कहना था, जिसमें बालक अपने तर्क के माध्यम से और साथ ही यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनुसंधान और खोज के माध्यम से वो चीज़ों को करके सीखता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मस्तिष्क, शारीरिक और आत्मा तीनों का ही विकास होता है। जब तक शिक्षा द्वारा इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता है तब तक
इसका कोई मूल्य नहीं है। तो एक तरह से शिक्षा के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास मानव छात्रों के अंदर हो, इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया और साथ ही इन तीनों का सामंजस्य शिक्षा के लिए, छात्रों की शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बताया उन्होंने। अब हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60, रूसो ने शिक्षण विधि के किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो रूसो के शिक्षण विधि के उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन पर आज की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था निर्भर है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है। तो दोस्तों नंबर 1 है, यहाँ ए है निरीक्षण द्वारा सीखना और अन्वेषण द्वारा सीखना और प्रयोग द्वारा सीखना और करके सीखना। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो रूसो के ये जो सिद्धांत हैं ये आज की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर है। कहीं ना कहीं इस पे ही आज की जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था वो निर्भर है, जहाँ पर निरीक्षण के द्वारा बालक सीखते हैं और अन्वेषण यानी कि खोज करके वो चीज़ों को सीखते हैं, जहाँ पर वो प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, यहाँ पर देखिए, और करके सीखते हैं, वो स्वयं के अनुभव के आधार पर सीखते हैं। जैसा कि दोस्तों आज की जो शिक्षा वो बाल केंद्रित शिक्षा है, जहाँ पर छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमता और स्तर का ध्यान रखकर ही शिक्षा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं छात्र जो है वो स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं और साथ ही यहाँ पर उनके अंदर मानसिक शक्तियों का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, रूसो की अनुशासन के विषय में क्या धारणा है? रूसो प्रकृतिवादी रहे हैं, अनुशासन में भी उन्होंने प्रकृति को महत्व दिया। वे बालक की स्वतंत्रता के समर्थक हैं, वह बच्चों पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं चाहते हैं, वे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत में ही विश्वास है। इस प्रकार रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, स्वतंत्रता का सिद्धांत तथा प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो रूसो किसी भी तरह का प्रतिबंध छात्रों पर या फिर बच्चों पर, उनका कहना था कि नहीं लगाना चाहिए। प्रकृति के संरक्षण में उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि वो खुद से करके सीखें और साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो प्रकृति के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें। रूसो का कथन था कि बालक स्वर्ग से सौरभ बिखेरने आता है, लेकिन जो ही वह मनुष्य के संपर्क में आता है वह उसे बुरा बना देता है। तो दोस्तों उनका ये कहना था कि बालक जब स्वर्ग से आता है तो उस समय वो बिल्कुल इनोसेंट होता है, लेकिन जैसे वो समाज के संपर्क में आता है उसके अंदर दुर्गुणों का विकास हो जाता है। प्रकृतिवाद का नारा है कि व्यक्तिगता क्रिया एवं स्वतंत्रता अतः प्रकृतिवाद दमन का विरोध करके बालक के स्वाभाविक विकास हेतु अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करता है एवं बालक को अपने किए फल भोगने दो और उसके सिद्धांत पर अनुशासन की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बालक जो भी करेगा वो उसका परिणाम स्वयं भुगतेगा। यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था थी कि बालक को स्वतंत्र रूप से उसके किए के परिणाम के अनुसार ही उसे उसका फल मिलेगा। इस तरह का अनुशासन बालक के स्वयं से अपने अंदर अनुशासन विकसित करे, वहाँ पर किसी भी तरह का उस पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। क्लियर। अब हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूवी के शैक्षिक उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों जॉन ड्यूवी शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्व निर्धारित नहीं मानते। उनका मानना था कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित कोई भी उद्देश्य देश काल एवं परिस्थितियों में सभी बालकों हेतु उचित एवं उपयोगी नहीं हो सकते हैं। फिर भी ड्यूवी ने शिक्षा के निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य बताए हैं, निर्धारित किए हैं। यहाँ पर देखिए बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बस आपको केवल हेडिंग याद करनी है। तो बालक का सर्वांगीण विकास करना ड्यूवी के शैक्षिक उद्देश्यों में पहला है। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना, जिसे वह समाज में भावी जीवन में समायोजन कर सके। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर है बालक का महत्व। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में बालक को विशेष महत्व दिया। उनका मत है कि बालक अपने मूल्यों आदर्शों का स्वयं निर्माण करता है। इसके लिए शिक्षा को उन परिस्थितियों का सृजन करना जिसमें मनुष्य स्वयं बालक अपने आदर्शों मूल्यों का निर्माण स्वयं कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें ड्यूवी के जो शैक्षिक उद्देश्य थे उसमें बालक का महत्व के विषय में उन्होंने बताया कि उनका मत है कि बालक अपने मूल्यों आदर्शों का स्वयं निर्माण करता है। जो भी उसके मूल्य हैं, जो भी आदर्श हैं, वो उसका निर्माण स्वयं करता है और शिक्षा को उन परिस्थितियों के सृजन करता है जिसमें बालक अपने आदर्शों मूल्यों को निर्माण करके स्वयं निर्माण करे और स्वयं उन सारी चीज़ों को फॉलो करें। यहाँ पे अब हम देखें यहाँ पर नंबर 3 पे है गतिशील निर्देशन। प्रयोजनवादी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक को गतिशील बनाना भी है ताकि वह स्वयं उचित दिशा में प्रगति कर सके। तो दोस्तों प्रयोजनवादी, चूंकि आपको पता है कि जॉन ड्यूवी प्रयोजनवादी विचारक हैं, तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बालक को गतिशील बनाने में स्वयं उचित दिशा में
बनाने के लिए प्रेरित किया और साथ ही जिससे कि वो स्वयं उचित दिशा में प्रगति कर सके। अब हम यहाँ देखिए नंबर 4 पर है आपका बालक का सामाजिक विकास। प्रयोजनवादी शिक्षा का एक उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना मानते हैं ताकि बालक समाज के साथ समायोजन कर सके और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों प्रयोजनवादी की शिक्षा से संबंधित उद्देश्य क्या रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो सामाजिक कुशलता का विकास करना, क्रियाओं द्वारा मूल्यों में आदर्शों का निर्माण करना और गतिशीलता का विकास करना और साथ ही लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास करना और सामाजिक व्यवस्था का विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामाजिक कुशलता का विकास किस तरह से होगा कि सामाजिक के रूप से कुशल व्यक्ति वही है जो दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का आदर एवं सम्मान करते हुए अपनी समस्या का समाधान कर सके। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें गतिशीलता का विकास, तो यहाँ पर देखिए प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों की गतिशीलता का विकास करना है और इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य या कार्यक्रम निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उस कार्यक्रम में समय समय पर गतिशीलता आए। तो गतिशील निर्देशन का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर यही है कि जो भी कार्य छात्र करें उसमें वो समय के अनुसार उनके अंदर गतिशीलता आए, जिससे बालक अपने क्रियाओं और नए नए अनुभवों के आधार पर नए नए खोज कर सके, जिससे वह विकास की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो सके। क्लियर। प्रगति कर सके, इसका यही तात्पर्य है, दिशा में वो प्रगति कर सके। और दोस्तों अगर बात करें सामाजिक विकास की, तो प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था का विकास करना होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य बालक का व्यक्तिगत विकास ना होकर के सामाजिक एवं सामुदायिक विकास होना चाहिए, केवल खुद का विकास ना करके समाज और समुदाय का भी विकास करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मैं जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।